हेलो दोस्तों, विजय क्लासेस पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा है मानव शरीर और उसमें हम तंत्रिका तंत्र पढ़ रहे हैं। कल मैंने मस्तिष्क की डिटेल से चर्चा की थी और आज हम मेरु रज्जु के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। मेरु रज्जु। दोस्तों मैं मेरु रज्जु के बारे में बताने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ आपको कि कल मैंने बोन मेरो शब्द का यूज लिया था, वो दरअसल मेरे मुंह से गलती से निकल गया, वो स्पाइनल कॉर्ड था। ठीक है, उसे ठीक कर लेना आप। तो आप बढ़ते हैं मेरु रज्जु की ओर। दोस्तों मेरु रज्जु होती क्या है? दरअसल मेरु रज्जु यहाँ से यानी इस पीठ की ये हड्डी है ना, रीढ़ की हड्डी, ठीक है, मेरुदंड उसके अंदर पाई जाती है। ठीक है, ये रीढ़ की हड्डी है, यहाँ से लेके यहाँ तक, कोटे तक की, यहाँ से लेके ठीक यहाँ तक, तो यहाँ पर पाई जाती है मेरु रज्जु। ठीक है, अब मेरु रज्जु होती क्या है, संरचना की बात करें। यह बेलनाकार, खोखली, क्या होती है? बेलनाकार होती है, खोखली होती है, लंबी होती है, संरचना होती है। ठीक है, बेलनाकार, खोखली, लंबी संरचना होती है। मस्तिष्क का सबसे अंतिम भाग कौन सा था? मेडुला ऑब्लांगेटा। तो मेडुला ऑब्लांगेटा के नीचे पाई जाती है, बेलनाकार होती है, खोखली होती है, लंबी संरचना होती है। ठीक है, और क्या होगा? यह शरीर के अंदर रीढ़ की हड्डी द्वारा सुरक्षित रहती है। रीढ़ की हड्डी के अंदर होती है ये, है ना, मेरुदंड के अंदर होती है, तो उसके अंदर सुरक्षित होती है। यह क्या है? मस्तिष्क, जैसे मस्तिष्क और नाजुक अंग है, उसी तरह इस मेरु रज्जु भी बहुत नाजुक अंग है। थोड़ी सी भी गड़बड़ी हो जाए, यानी कि थोड़ी सी भी चोट लग जाए तो इंसान का शरीर डैमेज हो सकता है बहुत बुरी तरीके से, तंत्रिकाएं बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो सकती है। इसलिए इसकी सुरक्षा भी प्रकृति द्वारा बहुत तेज की गई है इन दोनों की। तो जैसे इसकी सुरक्षा कैसे की गई है? इसकी सुरक्षा रीढ़ की हड्डी के अंदर पैक करके इसे बनाया गया है। ठीक है, तो ये रीढ़ की हड्डी के अंदर पाई जाती है। यह है रीढ़ की हड्डी, जिसे क्या बोलते हैं? मेरुदंड। मेरुदंड से के अंदर होती है तथा सुरक्षित रहती है, के अंदर सुरक्षित रहती है। जिस तरह यह रीढ़ की हड्डी क्या होती है? मेरुदंड के अंदर सुरक्षित रहती है। और जिस तरह मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क में जैसे 3 लेयर पाई जाती है, उसे क्या होता है? मस्तिष्क को बचाने के लिए। तो इसी तरह इसमें भी 3 लेयर पाई जाती है। इसमें यानी मैं यहाँ पर इसमें नहीं लिखता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ मेरु रज्जु। मेरु रज्जु मेरु रज्जु को सुरक्षा देने के लिए मस्तिष्क की बात ही 3 परतें होती है। मेरु रज्जु को सुरक्षा देने के लिए 3 परतें होती है, 3 परतों के नीचे होती है। ठीक है, 3 परतें कौन कौन सी होगी? जैसे मस्तिष्क है उसी तरह इसमें भी 3 परतें, वही DAP के नाम से याद रखना, आप क्रम भी याद हो जाएगा DAP से। ड्यूरामेंटर, एरेक्नोइड और पारामेंटर। 3 लेयर कौन कौन सी हो गई? ड्यूरामेंटर, एरेक्नोइड और पारामेंटर नाम से 3 लेयरें पाई जाती है। ठीक है, 3 लेयरें हो गई। अब ये 3 लेयरें तो हो गई दोस्तों। अब और भी सुरक्षा होती है क्या इसकी? जिस तरह मैंने मस्तिष्क का उदाहरण दिया, मस्तिष्क में वो सुरक्षा होती है ना, सारी सुरक्षा इसमें भी होती है। इसमें भी इन तीनों लेयरों के बीच में एक द्रव बहता रहता है। इन परतों के बीच में एक द्रव बहता रहता है। कौन सा द्रव दोस्तों? सेरेब्रोस्पाइनल द्रव, वो ही पुराना द्रव मस्तिष्क वाला, सेरेब्रो स्पाइनल
फ्लूइड, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बहता रहता है तीनों परतों के बीच में, ठीक है। इसे हिंदी में बोलते हैं परमस्तिष्क मेरुद्रव। परमस्तिष्क मेरुद्रव इसके तीनों परतों के बीच में बहता रहता है। इस द्रव का कार्य क्या है दोस्तों, इस द्रव का कार्य नोट करना। इस द्रव का कार्य क्या होगा दोस्तों, इस द्रव का कार्य वही मस्तिष्क वाला, क्या, पहला तो उत्प्लावन प्रदान करना, मेरु रज्जु को उत्प्लावन प्रदान करना, पहला तो क्या हो गया, उत्प्लावन प्रदान करना। दूसरा मेरु रज्जु को उत्प्लावन प्रदान को करना हो गया। दूसरा काम क्या हो गया, वही पोषण प्रदान करना, जैसे मस्तिष्क को पोषण प्रदान कर रहा था ये, उसी तरह मेरु रज्जु को पोषण प्रदान करना। वो उत्सर्जी पदार्थों को निकालना। ठीक है, काम क्या है, मेरु रज्जु को पोषण प्रदान करता है तथा उत्सर्जी पदार्थ को वहां से यानी मस्तिष्क से बाहर निकाल देता है। इसका काम हो गया कि इसका सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का काम, जो मस्तिष्क में वो काम कर रहा था वो यहाँ पर भी यही काम दोहरा रहा है। दोस्तों इसे नोट कर लीजिएगा, जैसे बेलनाकार खोखली लंबी संरचना होती है मेरु रज्जु या स्पाइनल कॉर्ड, यह रीढ़ की हड्डी मेरुदंड के अंदर सुरक्षित रहती है। दूसरी बात, उसमें कहाँ रहती है, क्रेनियम के अंदर सुरक्षित थी। कौन, मस्तिष्क क्रेनियम में सुरक्षित था, यहाँ मेरुदंड में सुरक्षित है। मेरु रज्जु को सुरक्षा देने के लिए 3 परतें होती है, मस्तिष्क में भी 3 परतें बताई थी मैंने, कौन कौन सी, वही ड्यूरामेंटर, रेटिनॉइड और पारामेंटर, ठीक है। इन परतों के बीच में एक द्रव बहता रहता है, वही मस्तिष्क में जो द्रव बहता है वही कौन सा, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, पर मस्तिष्क मेरुद्रव के नाम से हम जानते हैं। कार्य वही कार्य है, कौन सा, मस्तिष्क में क्या काम करता है, मस्तिष्क को उत्प्लावन प्रदान करता है, ठीक है। मस्तिष्क इसके अंदर तैरता रहता था, ठीक है, ऊपर रहता था। इसी तरह इसमें भी यह मेरु रज्जु को उत्प्लावन प्रदान करता है। मेरु रज्जु को पोषण प्रदान करना और उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालना भी किस काम के, किसका है, इसका स्पाइनल सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का काम है। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का देखो नाम कैसे याद, सेरेब्रो, सेरेब्रो यानी परमस्तिष्क, स्पाइनल में से स्पाइनल, ये देखो स्पाइनल यानी मेरुदंड रज्जु, और फ्लूइड यानी द्रव हो गया। परमस्तिष्क मेरुद्रव के नाम से जानते हैं, नाम से पता चल जाएगा अगर एग्जाम में आ जाए तो ये किस काम है ना। तो आगे बढ़ते हैं, अब एक चीज़ और नोट कर लेते हैं, साथ में ही लंबाई भी देख लेते हैं। इसकी लंबाई कितनी होती है मेरुद्रव की, मेरु रज्जु की। मेरु रज्जु की लंबाई की बात करें तो नर में और मादा में अलग अलग होती है। नर में या मनुष्य में कितनी होगी, इसकी लंबाई 45 सेंटीमीटर होती है नर में, ठीक है, 45 सेंटीमीटर। और मादा में कितनी होगी, मादा में होगी है 42 सेंटीमीटर। या मादा जहाँ लिख रहा हूँ उसका मतलब है युवती या लड़की, नर यानी मनुष्य, ठीक है, या पुरुष, पुरुष और मादा, है ना, ठीक है। नर यानी 45 सेंटीमीटर होती है, मादा की 42 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। आगे बढ़ते हैं अब मेरु रज्जु में। दोस्तों मेन तो इसका क्या है, कार्य है। मेरु रज्जु का मेन क्या है, कार्य। मेरु रज्जु का मेन कार्य होता है, कार्य देखते हैं कार्य क्या है। मेरु रज्जु का कार्य क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया होती है ना, प्रतिवर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण, प्रतिवर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण करती है कौन, मेरु रज्जु। मेरु रज्जु क्या करती है, प्रतिवर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण करती है। प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है दोस्तों, वो भी देख लेते हैं। वो क्रियाएं, है ना, वो क्रियाएं जो बिना सोचे समझे संपादित होती है, जो बिना सोचे समझे संपादित होती है।
अच्छा, मेरुरज्जु कार्य क्या हो गया, जो प्रतिवर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण करती है। प्रतिवर्ती क्रिया कौन सी होगी, वो नियंत्रित करती है। प्रतिवर्ती क्रिया होती है क्या है बेसिकली, ये देखते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया जैसे वो हो गया, देखो अचानक से हमें कुछ हुआ और शरीर ने रिएक्शन दे दिया आपको बिना सोचे समझे, वो होती है। यानी अगर ये बोर्ड गर्म है तो मेरा हाथ चल गया देखो इस और मैंने ऐसे झट से हटा दिया, ये झट से हटाने का काम मैंने बिना सोचे समझे किया है। अगर मैं सोचता तो ज़्यादा हाथ जल जाता, तो शरीर मैंने बिना सोचे टच किया, हट गया हाथ, ठीक है। तो ये होती है प्रतिवर्ती क्रिया। अपन चल रहे हैं और कील बीच में आ गई या कांटा बीच में आ गया पैर के नीचे, तो झट से पैर का ऊपर उठ जाना बिना सोच समझे कि हमको पैर को उठाना है या नहीं उठाना। ये सब काम कौन करता है, मेरुरज्जु कार्य करती है, ठीक है। छींक आते समय आंखों का बंद हो जाना, ये भी मेरुरज्जु कार्य करती है। अगर तेज प्रकाश यहाँ से आ रहा हो तो मेरी आंखें बंद हो जाएगी, वो क्यों बंद होगी, वो प्रतिवर्ती क्रिया के कारण बंद होगी। वो कौन संपादित करता है, वो मेरुरज्जु इसको संपादित करती है। किसको, प्रतिवर्ती क्रियाओं को संपादित करती है। एग्जाम्पल लूँ मैं प्रतिवर्ती क्रियाओं का, तो प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती है, इसका एग्जाम्पल लेते हैं क्या दोस्तों। फर्स्ट एग्जाम्पल जैसे कील के या कांटे के पैर के नीचे आने पर बिना सोचे समझे ऊपर उठा देना। साइकिल चलाते हैं ना दोस्तों, तब पहली बार सीखना पड़ता है, फिर मेरुरज्जु उसको संपादित करती है, बाद में उसका कोऑर्डिनेशन करती है, ठीक है। उसको हैंडल को भी पकड़ेगी, है ना, बैलेंसिंग का काम भी करेगी और पेडल भी देते रहेंगे साथ में। पैर भी काम आ रहे हैं, आंखें भी काम आ रही है, ठीक है, मस्तिष्क भी काम आ रहा है और हाथ भी काम आ रहा है। ये कोऑर्डिनेशन का काम कर रही है, मेरुरज्जु करती है वो कोऑर्डिनेशन का काम भी, ठीक है। दूसरा, कांटा हो गया, गर्म चीज पर हाथ जाने पर हाथ का तुरंत हटना। छींक आने पर आंख बंद होना। चौथा, प्रकाश में जाने पर आंखें का बंद होना, तेज प्रकाश में। और क्या हो गया दोस्तों, एक और लिख देते हैं। जब अचानक से कोई इमरजेंसी घटना होती है तो बाल है ना ऊपर उड़ जाते हैं शरीर के, तो वो भी मेरुरज्जु की कहानी होता है। मेरुरज्जु का कार्य क्या क्या हो गया, ये कील के पैर के नीचे आएगी तो ऊपर उड़ा जाती है, गर्म चीज के लगने पर हाथ हटा देना, ये सब काम क्या कौन करती है, मेरुरज्जु संपादित करती है। यानी सारी प्रतिवर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण करती है मेरुरज्जु, और कोऑर्डिनेशन तो करती ही है। समन्वय तो स्थापित करती है शरीर के अंगों के बीच में, तो मेरुरज्जु का ये काम है। दोस्तों मैं साइड में हट रहा हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड, दोस्तों मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड है ना, अब ये इतना ही देखते हैं। अब तंत्रिका है, देख एक चीज पहले तंत्रिका तंत्र मैंने पिछली क्लास में बताया था कितने तरीके के होता है। दो तरीकों से देख सकते हैं तंत्रिका तंत्र को, कौन से कौन से, एक तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र।
इसको PNS बोलेंगे, इसको CNS के नाम से भी जानते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है। अब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र दो तरीके का होता है। कौन कौन सा? इसमें दो आएंगे, दो चीजों को सम्मिलित कर सकते हैं, एक तो मस्तिष्क को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में और एक मेरु रज्जु को। कौन किसको सम्मिलित करेंगे? तंत्रिकाएं को करेंगे। परिधीय में किसको सम्मिलित कर रहे हैं? तंत्रिकाओं को सम्मिलित कर रहे हैं। तंत्रिका तंत्र में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र CNS को मस्तिष्क और मेरु रज्जु को सम्मिलित कर रहे हैं अपन। हमने मस्तिष्क के बारे में पढ़ लिया और मेरु रज्जु के बारे में कंप्लीट कर लिया। अब परिधीय तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो जिसमें तंत्रिकाएं आती है। ठीक है। अब तंत्रिकाओं के बारे में भी हम स्टार्टिंग में तो पढ़ चुके हैं, पर थोड़ा बहुत और डिटेल से देख लेते हैं। तंत्रिकाएं दो प्रकार की होती है, मैंने ये भी बता दिया था। एक तो संवेदी तंत्रिकाएं होती है, और एक कौन सी होती है? चालक तंत्रिकाएं, चालक, प्रेरक या मोटर तंत्रिका। ठीक है। संवेदी तंत्रिकाएं वो तंत्रिकाएं होती है जो आवेगों को शरीर में लेके मस्तिष्क तक लेके जाती है, वो तंत्रिकाएं संवेदी तंत्रिकाएं होती है। मैंने बताया था, जैसे मैं इस मार्कर को छू रहा हूं, ये गर्म है, तो ये बताएगा कौन? शरीर को। ये संवेदी तंत्रिकाएं बताएगी शरीर पर, मस्तिष्क को, कि ये आपने गर्म चीज को छू लिया है। चालक या प्रेरक तंत्रिकाएं वापस से इस आवेग को लेके आएगी, सूचनाओं को लेके आएगी कि आपको इसको छोड़ना है इस तरह से। तो ये कौन काम करेगी? चालक या प्रेरक या मोटर तंत्रिकाएं काम करेगी। अब ये भी दो तरीके से देख सकते हैं हम इन्हें भी। कौन कौन सी? एक तो ऐच्छिक होती है, जो मैं चाहूंगा, जो मैं करना चाहूंगा वो ये तंत्रिकाओं से मैं कर सकता हूं। एक होती है अनैच्छिक, अनैच्छिक तंत्रिका, जो मैं नहीं चाहूंगा। ठीक है। अनैच्छिक तंत्रिका वो होती है, यानी कि मेरे को नहीं करना ये काम, अनैच्छिक, लेकिन फिर भी शरीर इसे संपादित कर देगा मेरे बिना मर्जी के भी, तो अनैच्छिक तंत्रिकाएं हो जाएगी, वो अनैच्छिक तंत्रिकाओं से संपादित किया जाएगा। ठीक है। ये भी दो प्रकार की होती है दोस्तों अनैच्छिक तंत्रिकाओं में कौन शामिल होगा? अनैच्छिक तंत्रिकाएं में वो तंत्रिकाएं शामिल होगी जो स्वायत्त तंत्रिकाएं होती है, स्वायत्त तंत्रिका या ऑटोनोमस तंत्रिका शामिल होगी। और ऐच्छिक में कौन सी तंत्रिका शामिल होगी? कायिक तंत्रिका, कोशिका शामिल होती है। ठीक है। तो ऐच्छिक तंत्रिका में कौन सी शामिल होती है? कायिक तंत्रिका कोशिका या स्वायत्त तंत्रिका कोशिकाएं शामिल होती है। दोस्तों अब मैं इसे मिटाने जा रहा हूं और तंत्रिकाओं के बारे में एक दो चीजें और बताता हूं आपको। दोस्तों कार्य के आधार पर मैं बात करूं, तंत्रिका कितने प्रकार की होती है? कार्य के आधार पर, कार्य के आधार पर मैं बात करूं, तंत्रिकाएं तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी? वही संवेदी, जो सूचनाओं को लेके जाएगी, वो संवेदी तंत्रिका। एक तो संवेदी हो गई, दूसरा चालक तंत्रिका, तीसरा मिश्रित तंत्रिका। तीन प्रकार की हो गई। संवेदी तंत्रिका वो तंत्रिका जो आवेग को लेके जाती है या सूचनाओं को लेके जाती है। चालक तंत्रिका जो सूचनाओं को, मस्तिष्क से सूचनाओं को लेके आती है। और मिश्रित दोनों काम कर लेती है। कार्य के आधार पर तीन प्रकार की हो गई। दोस्तों उत्पत्ति के आधार पर दो तरीके की तंत्रिका होती है। जो मस्तिष्क से उत्पन्न होगी, एक मस्तिष्क से उत्पन्न होगी, एक मेरु रज्जु से उत्पन्न होगी। जो मेरु रज्जु से उत्पन्न होगी उसे मेरु तंत्रिका बोलते हैं। जो मस्तिष्क से होगी उसे कपाल तंत्रिका बोलते हैं। अब कपालीय तंत्रिकाओं से
डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछ जाता है कि ये कितनी जोड़ी होती है, तो ये 12 जोड़ी होती है। और ये कितनी जोड़ी होती है? 31 जोड़ी होती है। कौन सी? मेरु तंत्रिका 31 जोड़ी होती है। उत्पत्ति के आधार पर, कार्य के आधार पर संवेदी तंत्रिकाएं, चालक तंत्रिकाएं, मिश्रित तंत्रिकाएं, और उत्पत्ति के आधार पर मस्तिष्क से होगी, एक मेरुरज्जु से होगी। जो मस्तिष्क से होगी, जो कपाल है, मस्तिष्क यानी कपाल, कपाली तंत्रिकाएं, और मेरुरज्जु से मेरु तंत्रिकाएं उत्पन्न होगी। मेरुरज्जु से ज्यादा होती है कितनी? 31, और कपाल में कितनी होती है? 12 जोड़ी होती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। संरचना मैंने पहले भी बता दी थी, चलो एक और बार बता देता हूँ इसकी संरचना तंत्रिका की संरचना की बात करूं तो इस टाइप की संरचना होती है। ठीक है, इस टाइप की संरचना होती है। संरचना की बात करूं, इसमें वही सब कुछ होता है जो है ना, राइबोसोम्स, आरएनए, माइटोकॉन्ड्रिया, वो सब पाया जाएगा इसमें, क्योंकि ये एक कोशिका है। ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ठीक है, इसमें भरा होता है एक, इसमें ये भरे होते हैं निल्सन कण। एक बीच में क्या होता है? इसमें केंद्र भी होता है। ये हो गया केंद्र। ठीक है, केंद्र हो गया। ये डेंड्रॉन्स हो गए, जो दूसरी तंत्रिका से जुड़ने का काम कौन करते हैं? डेंड्रॉन्स करते हैं, डेंड्रॉन्स। ठीक है, और इसे बोल देंगे साइटोन, या काय भी बोलते हैं। ठीक है, साइटोन ध्यान रखना होगा। बीच में से एक लंबी सी संरचना निकली होती है, जिसमें जगह जगह छोड़ कर कुछ खंड पाए जाते हैं, इस टाइप से। इसे बोलते हैं, इन खंडों को खंडों क्या होते हैं? माइलिन के कण होते हैं। माइलिन होती है जो ये वसा से बनी होती है। ठीक है, और ये बीच में जो खंड पाए जाते हैं, ये देखो बीच में खंड है, उसे कौन बोलेंगे अपन? एक्सॉन, है ना। ये अंतिम भाग होता है किसका? तंत्रिका का अंतिम भाग कौन सा होता है? ये वाला होता है। अब यहां पर देखो एक और तंत्रिका होगी, इस तरह कई सारी तंत्रिकाएं आपस में जुड़ी होती है, और ये रहा डेंड्रॉन। ये डेंड्रॉन्स इससे जुड़ते होते हैं। देखो इसके तंत्रिका के पीछे के भाग जुड़े होते हैं, कौन सा? डेंड्रॉन्स। ये डेंड्रॉन्स जुड़े होते हैं, इसे बोलते हैं सिनेप्सिस, सिनेप्स बोलते हैं। ठीक है, सिनेप्स क्या हो गए? वो भाग, तंत्रिका के वो भाग जो दूसरी तंत्रिका से इस तरह से जुड़ा होता है। ठीक है, दूसरी तंत्रिका से जुड़ा हुआ है, ये है ना, आपस में चिपके नहीं होते। पहली बात, इसमें सूचनाएं कैसे आएगी? कणों के रूप में आती है, जो उछल उछल के निकलती है। ठीक है, जंप कर करके एक दूसरे से सूचनाएं ट्रांसफर होती रहती है। ठीक है, इसे बोलते हैं सिनेप्स, बोलते हैं सिनेप्स। ठीक है, क्या बोलेंगे? इसे सिनेप्स बोलेंगे। सिनेप्स डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाता है सिनेप्स से, क्या बोलेंगे? इसे सिनेप्स बोलेंगे। एक न्यूरोट्रांसमीटर भी होता है, उसे भी देख ले हैं। पहले आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मिटा रहा हूँ तंत्रिका कोशिका की। ठीक है, एक होता है दोस्तों न्यूरो ट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर, अब ये क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर दोस्तों, सिनेप्स से सूचनाएं निकलती है। ठीक है, न्यूरॉन से सूचनाएं आपस में आदान प्रदान होती रहती है। वो उसकी गति को नियंत्रित करते हैं कौन? कुछ न्यूरोट्रांसमीटर। देखो ऐसे रासायनिक पदार्थ या केमिकल जो
सूचनाओं को, जो न्यूरॉन से सूचनाओं को न्यूरॉन न्यूरॉन से सूचनाओं की गति को बढ़ा देते हैं। ऐसे रासायनिक पदार्थ या केमिकल जो न्यूरॉन से तंत्रिका से सूचनाओं की गति को बढ़ा देते हैं क्या कहलाते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर कहलाते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर कहलाते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर कहलाते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल की बात करूंगा तो इसके एग्जाम्पल लिख लो कि क्या क्या हो सकते हैं। एक तो एपिनेफ्रिन, एक नॉर एपिनेफ्रिन। ठीक है, एक तो एपिनेफ्रिन हो गया और एक नॉर एपिनेफ्रिन हो गया। ठीक है, एक एसिटिल कोलिन के नाम से भी आता है। एसिटिल कोलिन भी याद रख लेना, एसिटिल कोलिन। ठीक है, और एक तो ये रासायनिक पदार्थ जो किसकी न्यूरॉन से सूचनाओं की गति को बढ़ा देते हैं, तंत्रिकाओं से सूचनाओं की गति को बढ़ा देते हैं, उसे बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। एक और है, देखो एक और लिखो अपने, न्यूरोइनहिबिटर। न्यूरोइनहिबिटर या तंत्रिका रोधी हार्मोन। तंत्रिका रोधी हार्मोन के नाम से भी ध्यान रख लेना। ये हार्मोन क्या काम करेंगे बेसिकली दोस्तों? बेसिकली काम ये करते हैं, ये क्या करते हैं, ये तो उसको सूचनाओं को बढ़ाते हैं, ये कम कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे रासायनिक पदार्थ जो तंत्रिका या न्यूरॉन से सूचनाओं की गति को बढ़ा देते हैं, तंत्रिका रोधी हार्मोन कहलाते हैं। इसका भी एग्जाम्पल लिख दो, गामा अमीनोब्यूटायरिक अम्ल। अमीनोब्यूटायरिक अम्ल, इसका एग्जाम्पल क्या है? गामा अमीनोब्यूटायरिक अम्ल किसका? न्यूरोइनहिबिटर या तंत्रिका रोधी हार्मोन का उदाहरण है। अब इनमें तंत्रिका की गति भी देख लो एक बार, गति कितनी होती है न्यूरॉन्स में? सूचनाओं की गति, सूचनाओं की गति या आवेग कितना होता है? आवेग इसमें कितना होता है? आवेग की बात करें तो 120 से लेकर 200 मीटर प्रति सेकंड, है ना, मिनट प्रति सेकंड होता है किसका आवेग? सूचनाओं की गति का आवेग। अब एक चीज, हमारी तंत्रिकाएं भी कंप्लीट हो गई। तंत्रिकाओं में एक चीज और देख लेते हैं। एक स्वायत्त तंत्रिकाएं होती है, कौन सी? अनैच्छिक तंत्रिकाएं। अनैच्छिक तंत्रिकाएं से मिटाता हूं पहले मैं। अनैच्छिक तंत्रिका या स्वायत्त तंत्रिका। अब ये तंत्रिका क्या काम करेगी दोस्तों? सिंपल सी बात है, देखो अनैच्छिक या स्वायत्त है, ये दो तरीकों की होती है। एक तो परानुकंपी, एक अनुकंपी।
परानुकंपी तंत्रिका तंत्र क्या काम करेगा दोस्तों? परानुकंपी तंत्रिका ये काम करती है कि आपको आपातकालीन स्थिति में रिएक्शन कराने में काम करती है। आपातकालीन स्थिति में आपातकालीन स्थिति में क्रिया करती है। जैसे कोई कुत्ता पीछे लग गया तो कौन सी तंत्रिका सहयोग करेगी? परानुकंपी तंत्रिका सहयोग करेगी। पर आप जब परिस्थिति से बाहर निकल चुके हैं तो अनुकंपी तंत्रिका सहयोग करती है। यानी आपातकालीन स्थिति के बाद, आपातकालीन स्थिति के बाद काम आएगी। आपातकालीन स्थिति के बाद कौन सी तंत्रिका काम आती है? अनुकंपी तंत्रिका काम में आती है। दोस्तों तंत्रिका की बात करें हम तंत्रिका की बात करें तो देखिए, मैं बात करूं कि मस्तिष्क की, तो मस्तिष्क क्या काम करता है? उसका काम करता है कोऑर्डिनेशन का। कोऑर्डिनेशन या जिसे मैं बोल दूं नियंत्रण। अब कोऑर्डिनेशन नियंत्रण में जैसे होते कौन से? एक तो तंत्रिकाओं के द्वारा होता है, तंत्रिकाओं के द्वारा या तंत्रिका तंत्र के द्वारा। एक रासायनिक रूप से भी होता है। अब जो रासायनिक रूप से होगा उसे कौन करेगी? अंतःस्रावी तंत्र करेगा। हमारा तंत्रिका तंत्र कंप्लीट हो चुका है आज। कल हम रासायनिक रूप से कोऑर्डिनेशन को समझेंगे, शरीर में किस तरह से रासायनिक रूप से कोऑर्डिनेशन होता है जो अंतःस्रावी तंत्र में होता है। हम कल अंतःस्रावी तंत्र पढ़ने जा रहे हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।